बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। रंग जंग के एक नए प्रोग्राम के साथ मैं मोहम्मद अकमल मलिक। जिस तरह आप सब जानते हैं कि मुल्क भर की तरह जंग में भी सियासी गहमा-गहमी अरूज पर है और तमाम पार्टीज़ के उम्मीदवार अपने-अपने अंदाज़ में अपनी इलेक्शन कैंपेन जारी रखे हुए हैं। जिस तरह पिछले प्रोग्राम में बात हुई थी, तो इस हफ्ते में हम अपने मुख्तलिफ सहाफ़ी दोस्तों से बात करेंगे और उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि उनका इस जंग के इंतखाबात के हवाले से क्या तज्ज़िया है। आज हमारे साथ मौजूद है राना आरिफ साहब। राना साहब, क्या हाल है? हाँ, राना साहब जंग में अब तक न्यूज़ को रिप्रेजेंट करते हैं और उनके कॉरेस्पॉन्डेंट हैं और सहाफ़त के शोबे से काफ़ी अरसे से वाबस्ता हैं। तो हम राना साहब से आज इस हवाले से पूछेंगे कि उनका सियासी तज्ज़िया जंग के हवाले से क्या कहता है। हाँ जी राना साहब, सर क्या हाल-चाल है? शुक्र ठीक-ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। राना साहब, जंग में कौमी असम्बली के 3 हलके हैं, एनए 108, एनए 109 और एनए 110। एनए 108 में वैसे तो बहुत सारे उम्मीदवार हैं, 17 के करीब उम्मीदवार हैं। तो आप क्या समझते हैं कि इस हलके में एक सियासी तब्दीली भी आई? मरहूम फैसल सालेह हयात साहब जो है वो पीपल्स पार्टी को छोड़कर मुस्लिम लीग नून में चले गए, जबकि साहबजादा महबूब सुल्तान जो है वो वहीं पे अपनी पुरानी पार्टी पे स्टैंड कर रहे हैं, यानी कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पे। आप क्या समझते हैं कि इस हलके की सियासी सूरत-ए-हाल पिछले इंतखाबात से मुख्तलिफ है या कोई नया ट्विस्ट आ सकता है? देखिए जी, देखा जाए तो 2018 का जो इलेक्शन था, उसमें बहुत ज़्यादा कांटेदार मुकाबला देखने को मिला था, बल्कि बहुत कम वोट से ये तकरीबन 600 मखदूम वोट फैसल सालेह याद साहब जो उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा था। उस वक़्त ये तवक्को की जा रही थी कि मखदूम सैयद फैसल सालेह याद साहब एमएनए की सीट विन कर जाएँगे और साहबजादा महबूब सुल्तान साहब जो है वो सीट शायद जीत ना पाए। लेकिन नताइज बरअक्स आए थे। अवाम की तवक्कुआत जो थी या अवाम जो समझ रही थी, उसके मुताबिक नताइज नहीं थे और बड़ा कम मार्जिन से उनको शिकस्त हुई। तकरीबन 600 वोट तकरीबन। इस दफा जो इस हल्के की अगर बात की जाए तो मखदूम सैयद फैसल सालेह याद साहब की अपनी एक इतनी बड़ी पर्सनैलिटी है कि उनको वो किसी भी सियासी पार्टी के मोहताज नहीं है। लेकिन इनका इलेक्शन से या एक माह कबल पाकिस्तान पीपल पार्टी को छोड़ देना और मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार कर लेना, उससे मैं नहीं समझता कि उनको कोई सियासी फायदा हुआ होगा। इसमें मैं ये देख रहा हूँ कि महबूब सुल्तान साहब की जो पोजीशन है वो ज्यादा मजबूत हुई है। जो जो इलाके में हमने मुख्तलिफ एरियाज में लोगों से बात की है, इवन के 18 हजारी का जो एरिया है वहां पे खासा उनका वोट बैंक है सब फैसल जब्बू हना की वजह से। और उसके अलावा जो उनका अपना हल्का है शाह जीवना और उसके सराउंडिंग के ये पीरकोट सदाना है, मसन का एरिया है, इस एरिया में मखदूम साहब का अपना खासा वोट बैंक था। लेकिन हुआ यह है कि इस हल्के के अंदर गुलाम अहमद गाजी साहब और इफ्तिखार बलोच साहब की आपस में जब इत्तेहाद हो गया, उसकी वजह से वो खासे मजबूत हुए हैं और उसका जो बेल्ट पड़ा है वो मखदूम साहब को पड़ा है। इसके अलावा तैमूर हयात भट्टी जो है वो एमपी के उम्मीदवार है। राय तैमूर हयात भट्टी साहब ने अपने पिछले दौर में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट के काम करवाए और वो अवाम से राब्ते में मुसलसल रहे, जिसका वो भरपूर फायदा उठाते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत बड़े बड़े धड़े उनके साथ शामिल हुए हैं। अच्छा, आप ये समझते हैं कि इस हवाले से जो ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है वो साहबजादा महबूब सुल्तान को हो रहा है, जो आपका सियासी एक तज़किया कह रहा है। लेकिन क्या आप समझते हैं कि हमारे जंग में जो हमारे जंग की डायमेंशन है, जो हमारे जंग का एक सियासी कल्चर है, उसमें हमने ये देखा है कि अमूमी तौर पे यहाँ सियासी पार्टियों का वोट बैंक इस हवाले से नहीं होता। यहाँ धड़ों की सियासत होती है और शख्सियात की सियासत होती है। और जिस तरह ये अब हम ये कह सकते हैं कि 2 गद्दी नशीन मतलब साहब अपना इनका भी आपस में मुकाबला है। तो आप क्या समझते हैं कि सियासी वोट बैंक भी जनरेट हुआ है या अभी तक वो धड़ेबाज़ी और उसकी सियासत चल रही है शख्सियात की? देखिए इसमें एक चीज का जो फायदा हासिल कर सके हैं महबूब सुल्तान साहब, वो उनको जो इस हल्के के अंदर जो उनका ये एरिया है, यहाँ पर जो सियाज शरीफ वाले पीर साहब हैं, कासिम सियालवी साहब और उनके अकीदतमंद जो है, उसका कम से कम 15 से 20 हजार वोट बैंक मौजूद है इस एनए में, जो कि साहब ज्यादा महबूब सुल्तान को सपोर्ट कर रहे हैं।
گو کہ مخدوم سید فیصل صالح یار صاحب کی اپنی ایک گدی نشین ہے، ان کا اپنا ایک حلقہ احباب ہے، ان کا عقیدت مند ہے، مریدین بھی ہیں اور بہت سارے ان کے چاہنے والے بھی ہیں۔ مسلم لیگ نون کا بھی ووٹ بینک موجود ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس حلقے میں حلقہ این 108 کے اندر ابھی تک کی جو صورتحال ہے اس میں صاحبزادہ محبوب سلطان خاصے سٹرونگ دکھائی دے رہے ہیں، لیکن اس کو میں یہ نہیں کہتا کہ وہ سیٹ جیت پائیں گے ابھی، کیونکہ الیکشن کے آخری ٹائم تک صورتحال صحیح کہہ رہے ہیں آپ، صحیح کہہ رہے ہیں کہ تبدیل ہوتے رہتے سیاست ہیں، میں ہر فیصلے لیکن میں ایٹ دی اینڈ یہی کہوں گا کہ کانٹے دار مقابلہ ان دو امیدواروں کے درمیان۔ اس کے علاوہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ 2022 میں ضمنی انتخاب ہوا تھا جس میں محمد اعظم چیالہ یہاں سے بڑی لیڈ کے مارجن کے ساتھ جیتے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس میں سیاسی ووٹ بھی جنریٹ ہوا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں، یہ دو حلقوں کے ضمنی انتخابات کا اگر آپ نتائج اٹھا کر دیکھیں تو پی ٹی آئی کا ووٹ بینک جو اسلم بھروانا صاحب کا جو حلقہ تھا یا جس میں نواز بھروانا صاحب ایم پی اے منتخب ہوئے تھے، ان کا بہت بڑی مارجن تھا، اعظم چیلا صاحب کا بہت بڑا مارجن تھا۔ یہ دو حلقوں کے ضمنی انتخابات ہوئے تھے جہاں سے پی ٹی آئی نے لیڈ لی تھی۔ لیکن بہرحال ضمنی انتخابات کی ایک الگ ڈائمینشن ہوتی ہے اور ظاہر جنرل انتخابات کی ایک الگ سائیکی ہوتی ہے، لیکن بہرحال یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں بہرحال سیاسی ووٹ بینک جنریٹ ضرور ہوا ہے۔ بالکل ہوا ہے۔ تو سب سے دلچسپ حلقہ ہمارے اپنے جنگ کا بھی ہے، جنگ کی ساری شیٹ کا، جس پہ ہم جس میں آج ہم بیٹھے بھی ہوئے ہیں، این اے 109۔ یہاں پہ بڑے ہیوی ویٹ قسم کے کینڈیڈیٹ آ رہے ہیں، رانا صاحب شیخ محمد یعقوب صاحب جو مسلم لیگ نون سے ہیں، اور مولانا محمد احمد لدھیانوی صاحب جو رایا پارٹی سے ہیں، اور شیخ وقاص اکرم صاحب جو پہلے بھی منتخب بھی ہو چکے ہیں، کافی متحرک پہلے رہے ہیں، آج کل متحرک نہیں ہیں آج، لیکن یہ سننے میں آ رہا ہے، یہ باتیں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں کہ جو ان کی سیاسی پارٹی کو ساتھ سلوک ہو رہا ہے یا جو بھی ان کے ساتھ چیزیں ہو رہی ہیں، تو اس حوالے سے ان کے پاس ایک ہمدردی کا ووٹ بھی ہے اور وہ پارٹی میں سٹینڈ بھی کر گئے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ تین کینڈیڈیٹ شیخ محمد یعقوب صاحب، مولانا لدھیانوی صاحب اور وقاص اکرم صاحب، ان کو آپ کہاں دیکھتے ہیں، کس انداز میں دیکھتے ہیں؟ دیکھیں ملک صاحب، یہ جو حلقہ ہے یہ انتہائی دلچسپ بھی ہے اور اس میں بہت عجیب سی صورتحال ہے جس میں کوئی بھی پریڈکشن بیفور ٹائم کرنا میں نہیں سمجھتا کہ ہم کر پا رہے ہیں۔ ہو گیا ہے۔ تین امیدواروں کے درمیان کانٹے دار مقابلہ ہے۔ اگر ہم اس کی گراؤنڈ ریئلٹی دیکھیں تو گراؤنڈ ریئلٹی میں جو چیزیں چینج ہوئی ہیں اس حلقے کے اندر، کہ سب سے پہلے ہم اگر بات لیں کہ اس حلقے میں اس 2018 کے الیکشن میں غلام بی بی بھروانا صاحبہ نے الیکشن لڑا تھا اور وہ کامیاب ہوئی تھی، جبکہ ان کے مد مقابل جو دو امیدوار تھے، شیخ وقاص اکرم صاحب وہ تیسرے نمبر پہ آئے تھے اور مولانا احمد رضوانی صاحب دوسرے نمبر پہ آئے تھے۔ اور اس وقت اگر دیکھا جائے تو اگر وقاص اکرم صاحب کی اگر ان کی ورکنگ کو دیکھا جائے، اس وقت وہ پبلک کے ساتھ بھرپور رابطے میں بھی تھے۔ ان کا اس سے پہلے 2018 کے الیکشن سے پہلے ان کے والد شیخ محمد اکرم صاحب ایم ایل اے بھی رہے ہیں، ان کا اس وقت بہت زیادہ اثر و رسوخ تھا اپنے حلقے کے اندر۔ دوسرے نمبر پہ شیخ نواز اکرم صاحب ان دنوں میں چیئرمین میونسپل کمیٹی جنگ تھے، اس کی وجہ سے بھی ان کا خاصا پبلک کے اندر انٹریکشن موجود تھا، جس کا فائدہ ہوا کہ وہ آزاد ہونے کے باوجود انہوں نے ایک اچھا ووٹ بینک گین کیا تھا۔ بات کر رہے ہیں مولانا احمد لدھیانوی صاحب کی، تو مولانا احمد لدھیانوی صاحب پچھلے الیکشن کے اندر ان کے ساتھ مولانا معاویہ اعظم طارق ایم پی اے پہ کینڈیڈیٹ تھے، ان کا بھی اپنا ووٹ بینک تھا، اور مولانا مسرور نواز جنگی جو ہے وہ بھی اس علاقے میں اپنے جماعت کو سپورٹ کر رہے تھے۔ اس کے باوجود مولانا احمد لدھیانوی صاحب سیٹ نہیں نکال سکے۔ اس دفعہ اس حلقے کے اندر صورتحال یہ ہے کہ مولانا احمد لدھیانوی صاحب اکیلے ہی الیکشن لڑ رہے ہیں، ان کے مد مقابل جو پارٹی کی اگر بات کی جائے تو پارٹی میں بھی خاصا ہمیں تفریق دیکھنے کو ملی ہے۔ مولانا مسرور نواز جو ہیں وہ اپنا آزاد الیکشن لڑ رہے ہیں، کیونکہ وہ الیکشن کے کیا نتائج آتے ہیں لیکن وہ جماعت کے ووٹ کو توڑنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں، یعنی کہ ان کا اپنا الیکشن لڑ رہے ہیں۔ دوسری جانب مولانا معاویہ اعظم طارق جو پہلے ایم پی اے بھی رہے ہیں، ان کا حلقے کے اندر جو بھی ورک رہا ہے، لوگوں کے ساتھ رابطے میں رہے ہیں، انہوں نے بڑی سیٹ کے اوپر ان کی جو اپنی گروپ کے لوگ ہیں ان تمام نے بڑی سیٹ کے اوپر شیخ محمد یعقوب صاحب کو سپورٹ کا اعلان کیا ہے۔ لیکن اس میں مولانا معاویہ اعظم نے خود نہیں ہے، لیکن خود بیان نہیں دیا، لیکن جو آپ کے لیفٹ رائٹ دائیں جو آپ کے مین سپورٹرز ہیں، جو آپ کے
राइट हैंड थे, वो तमाम तो शेख यकूब साहब के साथ उनकी टीम का हिस्सा बने हुए हैं। दूसरी जानिब उन्हीं की वो टीम जो शेख मौलवी आजम साहब को जो टीम थी, वो तमाम की तमाम जो है वो एमपी के ऊपर मौलाना मसरूर नवाज को सपोर्ट कर रहे हैं। मौलाना मुआविया आजम तारिक की और मसरूर नवाज की आजादाना पार्टी से अलग होकर इस किस्म की एक्टिविटी से मैं नहीं समझता कि मौलाना अहमद लुधियानवी साहब को कोई फायदा होने वाला है। यानी इसका नुकसान उन्हें हो सकता है। बिल्कुल डेंट पड़ सकता है। लेकिन बात की जाए शेख यकूब साहब की, तो मैं ये समझता हूं कि 2013 के इलेक्शन में वो डिस्क्वालीफाई हो गए थे और उनकी जगह उनकी अहलिया राशिदा यकूब इलेक्शन लड़ी थी और वो 2015 के अंदर वो डिस्क्वालीफाई हो गई थी। उसके बाद से लेके आज 2024 का जो इलेक्शन है, ये 7 साल का जो गैप है, इस दौरान गो कि वो अपने हल्के में मौजूद जरूर रहे हैं, लेकिन उनका वो टीम या उनका वो जो नेटवर्क था वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रह सका। वो पब्लिक के साथ एक नया इंटरेक्शन नहीं था। फिर उन्होंने ये जो एमएनए का इलेक्शन लड़ने का फैसला किया, जो कि उनके लिए एक नया हल्का था, उसके लिए एमए के हल्के के लिए बहुत ज्यादा वर्क की जरूरत होती है। तो इसमें भी उनकी अगर बात की जाए तो उनका जो वो हल्का है, वहां पे वो जो वर्किंग कर रहे हैं, बहुत सारे धड़े उनके साथ शामिल भी हो रहे हैं, कुछ नहीं भी हो रहे। ज्यादातर अगर इस हल्के की बात की जाए तो वकास अकरम साहब की मैंने आपको प्रीवियस हिस्ट्री बताई, उसके बावजूद इलेक्शन नहीं जीत सके। अब इस इलेक्शन में वो स्क्रीन पे नहीं है। अब जो उनका इलेक्शन लड़ रहे हैं वो उनकी टीम नहीं लड़ रही, पीटीआई के जो डाई हार्ड वर्कर्स हैं वो उनका इलेक्शन लड़ रहे हैं और वो बड़े मुनज़्ज़म तरीके से अपनी कैंपेन को जारी किए हुए हैं और बड़े अच्छे तरीके से वो अपनी कैंपेन कर रहे हैं। दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो शेख यकूब साहब हैं, उनकी जो कैंपेन है वो भी खासी देहातों के अंदर बड़ी मौलाना साहब है। मौलाना अहमद लुधियानवी साहब की कैंपेन हमें देहातों में सराउंडिंग्स में बहुत कम नजर आई है। देहातों की अगर सूरत की बात की जाए तो शेख वकास अकरम और शेख मोहम्मद यकूब के दरमियान मुकाबला देखने को आ रहा है, लेकिन शहर की अगर सूरत देखी जाए तो मौलाना अहमद लुधियानवी साहब एक अच्छा मार्जिन यहाँ से शहर से ले सकते हैं। तो लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि जीतने या पोजीशन की जो बात की जाए तो अभी सूरत वाज़ा नहीं हो सकती कि कौन ये सीट निकालेगा। ये तीन कैंडिडेट के दरमियान कांटेदार मुकाबला होगा। N110 को कैसे देखते हैं जी? साहबजादा अमीर सुल्तान और माविया आसिफ माविया साहब और साइमा अख्तर भरवाना भी वहां पे हैं, 2 बार पहले भी एमएनए रह चुकी हैं। आप उसको कैसे देखते हैं जनाब N110? देखिए जी, N110 की अगर बात की जाए तो वहां पर वैसे मुझे लगता है कि वो सीट ज्यादा आसान है। 2013 के इलेक्शन में साइमा अख्तर भरवाना जो है वो एमएनए बनी थी। फिर वो 2018 के इलेक्शन में उनको पीटीआई के उम्मीदवार साहबजादा अमीर सुल्तान ने शिकस्त दी। साइमा अख्तर भरवाना साहब अपने हल्के से थोड़ा सा आउट हो गई थी। वो अपने वर्कर के साथ इतना इंटरेक्शन नहीं रहा उनका, जिसका फायदा 2 उम्मीदवारों ने उठाया है, मौलाना आसिफ मुआविया ने और अमीर सुल्तान साहब ने। अमीर सुल्तान साहब ने अपने हल्के के अंदर जितना डेवलपमेंट का काम करा या जितना को लोग राब्ते में रहे हैं, उसका इतना ज्यादा इम्पैक्ट हो या ना हो, वहां पर भी उस एरिया के अंदर मैं आज भी ये देख रहा हूं कि जो पीटीआई के जो है ना टीम, वो बहुत मुतहर्रिक है। दूसरे लफ्जों में हम ये कह सकते हैं कि अपना उनका वोट बैंक जो है सो है पीटीआई का जो हमदर्दी का वोट है वो उसमें ज्यादा देखने में आया है। रही बात मौलाना आसिफ मुआविया साहब की, वो पिछले 2 इलेक्शन हार चुके हैं, उसके बावजूद वो अपने हल्के में अपने वोटर के साथ मुसलसल राब्ते में रहे हैं और वो कोई दुख सुख की घड़ी में अपने वोटर के साथ खड़े दिखाई दिए हैं और जिसकी नतीजे में आप देखें कि वहां नवाब बाबर खान सियाल भी उम्मीदवार है। उन्होंने चंद अरसे में अपनी जगह बनाने की कोशिश की, हो कि उनको नून लीग ने टिकट नहीं दिया, इसी वजह से कि वहां पे मौलाना आसिफ मुआविया साहब की पोजीशन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है बनिस्बत नवाब बाबर खान सियाल की। बाबर खान सियाल की इलेक्शन लड़ने से ये जरूर होगा कि हो सकता है कि वो डेंट डाले मौलाना आसिफ मुआविया साहब के वोट को भी, बिरादरीइज्म के ऊपर, क्योंकि वो भी सियाल हैं, दोनों सियाल हैं। बिरादरीइज्म पे वो वोट का डेंट डाल सकते हैं। उसके अलावा अगर दूसरी साइड पे बात की जाए तो मौलाना आसिफ मुआविया का वर्क जरूर ज्यादा है, लेकिन
नताइज जो है वो इलेक्शन के मौके पे ये पता लगेगा रिजल्ट आने पे कि वोटर्स किसको इंतखाब करते हैं। यानी कि आपके कहने का मकसद ये है कि ये फिर भी इस हवाले से चूंकि 2000 हतमी राय तो वोटर ने कायम करनी है, हमने तो उस पे सिर्फ अपना तजिया ही देना है और उस पे हम ये हालात वाकयात को देख के बात करते हैं। यानी कि आप ये समझते हैं कि इसमें बहरहाल जो है ना बनिस्बत दूसरे हलकों के पीटीआई के लिए जरा आसान हल्का है, इसे हम कह सकते हैं। लेकिन ये इतना वो कहते हैं कि आसान भी नहीं साबित होगा, क्योंकि जाहिर है मौलाना आसिफ माविया साहब भी इसमें काफी वर्क कर रहे हैं। तो आप ओवरऑल अगर हम जंग की सियासत को देखें तो एक छोटा सा पॉइंट ऑफ व्यू लास्ट में आपसे ये लेना चाहूंगा कि जंग की सियासत क्या आप समझते हैं कि जंग की सियासत में अब सियासी एलिमेंट भी शामिल है, सियासी वर्कर भी अब उस हिसाब से चल रहा है। जो पिछले कई इंतखाबात में हमने देखा कि सियासी वर्कर नहीं हुआ करते थे, ज्यादातर शख्सी तौर पर जो है ना ये वोट बैंक काउंट हुआ। जंग के ओवरऑल अगर इसका एक तजिया करें तो आप समझते हैं कि सियासी वोट बैंक में इजाफा हुआ है। जी मलक साहब, ये जंग की तारीख में पहली दफा ऐसा हुआ है। यहाँ पे जंग का अगर पूरी डिस्ट्रिक्ट की बात की है, 3 एनएस की और 7 पीपीज की, तो जंग के अंदर शख्सियत का ही वोट रहा है। हमेशा शख्सियत की बुनियाद पे वोट कास्ट होता रहा है। यहाँ पार्टी वोट नहीं होता था, बहुत कम तादाद में था। लेकिन ये पहली दफा ऐसा हुआ है कि जंग के अंदर ना पीपल पार्टी अपना वोट बैंक बना सकी है, ना नून लीग जो है वो अपना कोई बड़ा वोट बैंक बनाने में कामयाब हुई है। अगर कामयाब हुई है तो वो पीटीआई है जिन्होंने अपना वोट बैंक में पार्टी का वोट बैंक में इजाफा हुआ। जी नाज़रीन, जिस तरह आपने राना साहब का तजिया सुना और राना साहब इस हवाले से अपने ख्यालात का इज़हार कर रहे थे। ज़ाहिर है ये हमारे अपने तजिया होता है, इसमें ज़रूरी नहीं कि तमाम लोग हमारे तजिए से मुत्तफ़िक हो। यकीनन लोगों को इख्तलाफ है और इख्तलाफ राय का भी है, तमाम लोग हक रखते हैं। इस हवाले से हमारे साथ जो कि इखलाक कुरैशी साहब भी मौजूद हैं। इखलाक कुरैशी साहब के बारे में आप सब लोग जानते हैं, क्योंकि सहाफ़त में वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। इखलाक कुरैशी साहब भी इस हवाले से राना साहब से एक सवाल करना चाह रहे हैं, उनका भी एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। तो कुरैशी साहब क्या सवाल है सर? सर मेरा सवाल ये आपसे ये है, अभी आपने फरमाया कि यहाँ पर जंग में शख्सियत का वोट है, मगर सियासी पार्टियों में से अगर किसी ने वोट बनाया है तो तहरीक इंसाफ ने बनाया। अब ये कितने बात निकले पानी तहरीक इंसाफ में सजाएं हुई है 10 साल 14 साल की, क्या इनको हमदर्दी का वोट पूरे जिले में से मिलेगा? क्या इस उसमें यूथ निकलेगी, नौजवान अपना वोट कास्ट करेंगे? बात ये है कि ये एक हकीकत है कि हमदर्दी का वोट जरूर मिलेगा, लेकिन फैसला फिर भी वोटर्स ने करना है कि वोटर्स किस तादाद में पोलिंग स्टेशन तक पहुंचते हैं, वो वोट कास्ट करते हैं या वो घर में बैठते हैं। ये फैसला वोटर्स कर सकता है। तादाद में जरूर इजाफा हुआ है, हमदर्दी का वोट भी मिलेगा, लेकिन शर्त ये है कि अगर वोटर बाहर भी निकले। जी नाज़रीन, बहुत शुक्रिया राना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस हवाले से हम मज़ीद आइंदा आने वाले दिनों में भी जंग के जो सहाफ़ी हैं, काफ़ी हज़रात हैं, उनसे हम बात करेंगे इंशाअल्लाह और उनसे भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू और उनका तजिया लेने की कोशिश करेंगे। यकीनन नाज़रीन, ज़ाहिर है 8 फरवरी को इलेक्शन है और 8 फरवरी के इलेक्शन के दौरान ही वोटर ने ये फैसला करना है कि उसने वोट किसको देना है। हम जो जब हमारे सामने सियासी हालात या सूरत हाल सामने आ रही होती है, सूरत हाल यकीनन सियासी तौर पर मुसलसल तब्दील होती रहती है, सियासत में कोई बात हर पे आखिर नहीं होती। लिहाजा हम ये नहीं कह सकते कि जब तक के इलेक्शन के नताइज सामने ना आ जाए तो हम ये किसी कैंडिडेट के बारे में, किसी उम्मीदवार के बारे में भी ये नहीं हतमी तौर पे कहा जा सकता कि यहाँ से कौन लीड करेगा। लेकिन जाहिर है ग्रुप धड़ेबंदियों और जो उनकी पार्टीज को देखकर हम सियासी सूरत का तजिया करते हैं। यकीनन बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको हमारे ख्यालात में इख्तलाफ भी हो सकता है और इसका हक भी रखते हैं, इख्तलाफ राय होना भी चाहिए। लेकिन जो भी चाहें कि हमारे राय से इख्तलाफ कर रखना चाहते हैं या उनको इख्तलाफ है, तो बिल्कुल हमारे प्लेटफॉर्म पे आए, हम उनका ख्यालात भी मनोन उसी अंदाज में आपके सामने पेश करेंगे। इंशाअल्लाह ताला आइंदा आने वाले दिनों में हम जंग के मजीद अच्छे और बेहतरीन सहाफ़ियों को आपके सामने लाएंगे और उनसे उनका तजिया इस इलेक्शन के हवाले से पूछेंगे। अकमल को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।